एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्कुलर लूप बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसका डेरिवेशन काफी कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा, और टेक्स्ट बुक में भी हमारे डायग्राम, महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा डायग्राम ऐसे दिया गया है, लेकिन हम इसको ट्राई टू कंप्लीट दैट बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। हम लोग को पता करना है, क्या पता करना है? एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से प्रोड्यूस हुई है? एक सर्कुलर लूप हो गया, ठीक है। तो अभी इसके लिए यहाँ पे देखिए, हमने एक सर्कुलर कॉइल लिया, उसको लूप के फॉर्म में रख लिया, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। इस करंट के वजह से एक करंट एलिमेंट हमने लिया, क्या नाम दिया उसको? डीएल। इस करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है। और इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है उसे क्या ले लिया? कैपिटल आर मान लिया। इसके सेंटर पॉइंट से हमने पी डिस्टेंस पे, सेंटर पॉइंट ओ से हमने पी डिस्टेंस पे इसके करंट के थ्रू फ्लो होने वाला, इसके सर्कुलर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ये पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड, इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, वो हमें पता करना है। तो इसे पता करने के लिए सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसी पॉइंट एलिमेंट पे करंट एलिमेंट लिया डीएल। अब यहां से हमने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर ली P। ये लाइन को हमने क्या नाम दिया? पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या है? इस करंट एलिमेंट के कैसा है? यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। करंट ऐसी तरफ जा रहा है। अगर आपको ये डिफिकल्टी होगी तो ऐसे समझना, देखो अभी ये आपका करंट एलिमेंट है की डायरेक्शन है, और ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, देखो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, और ये ऐसे है, थोड़ी ऐसे, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर का रेड मार्कर, ये ब्लू मार्कर क्या हो गया? आपका करंट एलिमेंट। समझ में आ गया? तो ये दोनों आपस में कैसे है? परपेंडिकुलर। तो आ जाते हैं पहले बायो-सावर्ट लॉ। आई होप इतना क्लियर है सबको। पहले हम बायो-सावर्ट लॉ पे आए थे, हमने डायग्राम बना लिया सर्कुलर लूप का, रेडियस दे दिया आर। यहाँ से पोजीशन पॉइंट पी पे हमें क्या पता करना है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। हमने उसके लिए क्या चाहिए? हमें पहले पोजीशन वेक्टर चाहिए, और क्या चाहिए? लेंथ एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट आ गया, उसके परपेंडिकुलर करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर कैसा रहेगा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल कैसा है? 90। बायो-सावर्ट लॉ हमें क्या बताता है? म्यू इक्वल्स टू डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल साइन थीटा, बराबर। म्यू नॉट बाय 4 पाई पता ही है, कांस्टेंट होता है। आई हमारा करंट है, करंट फ्लोइंग दिस लूप। डीएल हमारा क्या हो गया? करंट एलिमेंट हो गया। साइन थीटा क्या होती है? डायरेक्शन होती है, किसकी? पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट। तो इसी को समझने के लिए उसके हमने क्या किया? बायो-सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में रखा, तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो वेक्टर फॉर्म में आ गया तो क्या हो गया? म्यू नॉट आई है, 4 पाई है, डीएल क्रॉस आर। हमने क्या लिखा? डीएल क्रॉस आर। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ना, जो मैं बात कर रहा हूँ, और अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो जो साइन थीटा है वो हमारा क्या है? एंगल बिटवीन क्या? पोजीशन वेक्टर आर और डीएल। तो मैंने बता दिया पोजीशन वेक्टर, ये हमारा डीएल है, लेंथ एलिमेंट, करंट एलिमेंट जो है, और डीएल ये आर, दोनों का पोजीशन वेक्टर का एंगल कितना है? पोजीशन वेक्टर का 90 ना, तो इसलिए यहाँ पे साइन थीटा साइन 90 हो गया। तो थीटा 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो अब ये जो हमारा चीज है ये क्या हो गया? 1 ना। तो ये बायो-सावर्ट लॉ चेंज हो, क्या हो गया? डीबी म्यू नॉट आई डीएल 4 पाई आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो ये इक्वेशन ये आ गई। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? हमने बायो-सावर्ट लॉ को यहाँ तक डेराइव कर लिया, ठीक, चेंज कर लिया। अब यहाँ पे हमें करंट एलिमेंट की डायरेक्शन मिल गई, पोजीशन वेक्टर मिल गया, लेकिन हमें जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन डेवलप होगा उसकी भी तो डायरेक्शन चाहिए ना, तभी तो हम पता करेंगे ना टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितना डेवलप हुआ है। तो उसको हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी। लेकिन डायरेक्शन पता करना राइट हैंड रूल से हम पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल कैसा है? देखो टिल्टेड है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और राइट हैंड थंब रूल लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम पिछले क्लास में 11th स्टैंडर्ड के क्लास में हमने एक रूल पढ़ा था वेक्टर का, वेक्टर प्रोडक्ट का। तो अगर ए बी सी, अगर ए क्रॉस बी कैसा है? ए परपेंडिकुलर है किसके? सी के, तो बी भी किसके परपेंडिकुलर रहेगा? सी के। समझ में? ये हमने लॉ देखा था ना, एक प्रॉपर्टी थी हमने पढ़ी थी वेक्टर में, कि अगर 3 वेक्टर्स है, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के बराबर है, तो तीनों आपस में कैसे रहेंगे? एक दूसरे के। ए परपेंडिकुलर किसके होगा? सी के भी होगा, और बी परपेंडिकुलर किसके होगा? सी के भी होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे सी वेक्टर कैसे? परपेंडिकुलर है। बस इसी का एनालॉगस यहाँ देख लो, ये डीबी दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, ये मान लो क्या? सी, और डीएल क्रॉस आर ये क्या मान लो? ए और बी। तो डीबी क्रॉस आर के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर, और डीबी क्रॉस डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा। करेक्ट है? समझ में आया? इस वेक्टर का एग्जांपल लेके मैंने समझाया।
कैसे परपेंडिकुलर है, तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा ना इजीली। तो देखो क्या करना है, ये डीएल है, डीएल को मैंने ऐसे रखा, ये एक्चुअली करंट ऐसे है ना, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसी है, और ये ले लिया मैंने क्या, पोजीशन वेक्टर। अब ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है, तो ये जो है ना डीबी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, देखो ऐसा, ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी डीबी की डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पे डीबी किसके परपेंडिकुलर है, पोजीशन वेक्टर आर के ना, बराबर। और ये दोनों भी आपस में कैसे परपेंडिकुलर, तो करंट मेरा ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, करंट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे रहेगा, समझ रहे हो आप, इसको ऐसे समझो, देखो करंट ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, और ये पोजीशन वेक्टर हो गया, और ये मेरा ये जो लाइन है ना, ये क्या हो गया, डीबी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। तो ये मैंने ये बनाया, आई होप समझ में आया इतना। ये इसके परपेंडिकुलर, ये करंट एलिमेंट है, किसके परपेंडिकुलर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन, डीबी। समझ में आ गया, करंट ऐसे जा रहा है अंदर, याद रखो, और ये मैंने ऐसे रख दिया, ठीक। अब देखो, तो यहां से हमको क्या मिल गया, डीबी की डायरेक्शन मिल गई, लेकिन डीबी की डायरेक्शन देख रहे हो, एक्सियल पे नहीं है ना, एक्सिस पे नहीं है, और ना तो परपेंडिकुलर है तो ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, बराबर। तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हमें पहले एंगल पता होना चाहिए। तो क्या एंगल लेंगे, ये देखो आप, इस एंगल को मैंने एक थीटा मान लिया। अब ये वो थीटा नहीं है कि जो क्या बता रहा है, डीएल और आर का के बीच का एंगल, वो नहीं, हमने इसको ट्राइंगल बना दिया और इसमें थीटा मान लिया, ये पोजीशन वेक्टर और रेडियस के बीच का एंगल। तो थीटा कॉस थीटा में ले रहा हूं, कॉस थीटा में क्या लूंगा, एडजेसेंट, और अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या होता है, कैपिटल आर रेडियस, देखो यहाँ पे कैपिटल आर रेडियस, और स्मॉल आर क्या हो गया, हाइपोटेनस। समझ में आई इतनी बात। ये स्मॉल आर किसके बराबर होगा, देखो P पॉइंट से लेके O पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, Z, O से लेके यहाँ ये पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, R। तो ये R हो गया, ये Z हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल्स टू Z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल Z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, और इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो क्या हो गया, Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट। समझ में आ गई इतनी बात। अब इसी स्मॉल r की जगह मैं ये वैल्यू क्या कर दे रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। समझ में आया, ये cos थीटा आ गया, आई बात समझ में, cos थीटा आ गया। अब ध्यान दो, अब इसको ये थीटा आ गया, तो देखो ये क्या हो जाएगा, फिर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल भी हम बोल सकते हैं ना, ये एंगल भी थीटा हो गया। ये थीटा है तो हमें पता है ये एंगल कितना होता है, 90 होता है ना, ये एक्सियल और इसका परपेंडिकुलर 90 होता है, तो ये टोटल 90 है, टोटल 90 है। ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल ये भी 90 है, ये भी 90 है। ये अगर थीटा तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा ना, क्योंकि ये दोनों का पेयर कितना है, 90 का पेयर है। ये अगर 90 माइनस थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये जो एंगल मिला के ये भी कैसे हो रहे, ये भी कैसे होंगे, ये भी 90 ही हो गए ना। तो ये अगर ये भी आपस में कैसा है 90 है, तो अगर ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, फिर ये भी 90 में, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना थीटा। समझ में आ गई बात। अब ये जो मेरा कंपोनेंट डीवी था, ये दो पार्ट में हमने रिजॉल्व करा। अलॉन्ग जो 90 माइनस थीटा रहेगा, कभी भी याद रखना उसको क्या लेना है, डीबी साइन थीटा, और जो थीटा है उसको क्या लेना है, कभी भी डीबी कॉस थीटा। तो ये वर्टिकली ऐसे, इसको मैंने क्या ले लिया डीबी कॉस थीटा, और इसको मैंने क्या ले लिया डीबी साइन थीटा। समझ में आ गई बात। जब कभी भी 90 माइनस थीटा लिया है, उसी को क्या लेना है आपको, डीबी साइन थीटा, और ऊपर वाले क्या लेना है आपको, परपेंडिकुलर वाले को डीबी कॉस थीटा। तो ऐसे आगे डीबी साइन थीटा, डीबी कॉस थीटा, समझ में आया। अब अगर मान लो ये करंट ऐसे जा रहा है, अब अगर मैं ये पॉइंट पे देखूं तो करंट क्या होगा, सेम अप्लाई होगा। ये करंट पे अगर मैं देखूं, ये पॉइंट पे अगर मैं देखूं, तो ये करंट कैसे आएगा, बाहर आएगा ऐसे। समझ रहे हो आप, ये करंट ऐसे बाहर आएगा, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, है ना। और ये भी वापस कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऐसे ना। ध्यान से समझो, इसको ध्यान से देखो, देख रहे हो आ रही समझ में। ये क्या हो जाएगा आपका, ये करंट एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। समझ रहे हो, करंट हमारा बाहर आ रहा है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये भी इसके परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या हो गया, वापस डीबी हो गया। समझ में आई, इस तरफ वाली बात कर रहा हूँ। ये डीबी तो वापस ये क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी डीबी साइन थीटा हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया डीबी cos थीटा। आई होप इतना समझ में आ गया आपको। अगर मैं इस पॉइंट पे लेता तो करंट किसकी तरफ आता, बाहर की तरफ ना, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता, पोजीशन वेक्टर, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता, डीबी। तो अब इस तरफ भी आ गया, इसको मैं डीबी साइन थीटा, डीबी cos थीटा रिजॉल्व कर लिया। अब देख रहे हो, इस तरफ भी डीबी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, इस तरफ भी डीबी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे तो कट जाएंगे ना, इक्वल एंड अपोजिट है ना। तो बचा क्या, इसका डीबी cos थीटा यहाँ पर भी, इसका भी डीबी cos थीटा, 2 डीबी cos थीटा हो गया। कितना हो गया, 2 डीबी cos थीटा। तो अगर हमने डीबी cos थीटा निकाल लिया तो हमको पता हो गया ना नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितना है, तो टोटल के हम 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, बराबर। तो हमने अब क्या ले लिया, डीबी cos थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, बराबर। इस वाले करंट का भी इस डायरेक्शन में है, इस वाले का भी डीबी cos थीटा इधर ही, तो डीबी cos थीटा। समझ में आ गई बात। तो टोटल डीबी क्या हो गई आपकी, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन क्या हो गया, टोटल डीबी cos थीटा हो गया ना।
तो अब अगर मैं टोटल बी लूँ उसको मैं क्या लिखूंगा, dB cos थीटा। बात आई बराबर, समझ में आई बात। और ये dB क्या निकाला है हमने, म्यू नॉट आई डी एल 4πr² ना, समझ रहे हो कैसे निकाला है। ये साइन थीटा क्या हो गया, L + R था ना, कितना था 90 था, तो साइन 90 क्या हो गया था 1। ये समझ में आया। इस इक्वेशन में इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, ठीक, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वैल्यू किसका, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 2। आई बात समझ, तो इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में आपको करना क्या है, dB की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट की, μ0/4π IDL/r², cos थीटा ऐसे ही रखा। यहाँ पे क्या क्या चेंज होने वाला है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चेंज क्या होगा, μ0/4π तो कांस्टेंट ही है, करंट भी कांस्टेंट ही रहेगा इस लूप के थ्रू, r² वो भी कांस्टेंट रहेगा बराबर, ये है ना डिस्टेंस, ये पोजीशन वेक्टर, और बचा क्या cos थीटा dl। अब cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, देख रहे हो, कैपिटल R √z²/r², यहाँ पे रख दिया कैपिटल R, किसकी जगह पे, cos थीटा की जगह पे रख दिया, dl ऐसे रखा। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये z²/r², इधर r, इस स्मॉल r को हम क्या लिख सकते हैं, z²/r² लिख सकते हैं, √, यहाँ पे लिख दिया मैंने। और ये कैसा है, स्क्वायर रूट में है ना, ये स्क्वायर रूट में वैल्यू है ना r की, तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, r² की जगह क्या लिख दिया, r²/1² है ना, समझ में, और ये वैल्यू भी हमने रख दी। समझ में आई बात, समझा। r² का वैल्यू क्या लिख दिया, कैपिटल z² + r² रखा, और ये जो z² नहीं कैसा स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं, 1/2 भी लिखते हैं। अब बाय इंडाइसेस देखो, दोनों का पावर, इसका पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1, इसका पावर क्या है, हाफ, दोनों का पावर देखो, इसका 1 और इसका हाफ, 1 और हाफ कितना हो गया, 3/2 हो गया, इसलिए इसका पावर क्या आ गया, z² + r² का पावर क्या हो गया, 3/2 हो गया। dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब पूरे लूप का लेंथ, पूरे लूप का लेंथ, dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, करंट किसके थ्रू बह रहा है, लूप की तरह, लूप कैसा है, सर्कुलर है, तो जो लेंथ एलिमेंट का पाथ भी होगा कैसा होगा, सर्कुलर होगा ना करंट का, तो टोटल पाथ क्या होता है, सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस की वैल्यू क्या होती है सर्कल की, 2πr, तो dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टोटल एडिशन 2πr। समझ में आया यहाँ तक। देखो ये r है, r इंटू आर क्या हो जाएगा, r², ये 2π है, इस 4π से कैंसिल हो जाएगा, तो 2π और 4π कट, क्या बचा 2, और म्यू नॉट ऐसे कैसे रखा, i ऐसे कैसे रखा, और r इंटू आर r²। समझ में आ गई बात, अंडरस्टूड यहाँ तक। आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आ गया। इसको मैंने 3 पार्ट में आप करके याद रखो तो ज्यादा इजी पड़ेगा। सबसे मेन पार्ट है डायग्राम, क्योंकि टेक्स्ट पे डायग्राम आधा तो होते हैं, बस सर्कल देके छोड़ दिया है। सर्कल लूप है हमारा, करंट का डायरेक्शन कैसे पता करोगे, ऐसे जा रहा है, ऐसे ना करंट ऐसे जाएगा, और हमें करंट का डायरेक्शन पता है, तो उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन पता कर सकते हैं। कब पता कर सकते हैं, उसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर भी चाहिए ना, तो हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब करंट और डीएल, करंट एलिमेंट डीएल बाय बायो-सावर्ट लॉ, और आर कैसा होता है वेक्टर फॉर्म में, परपेंडिकुलर होता है ना, तो परपेंडिकुलर अगर होता है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 होती है, तो 90 की वैल्यू क्या होगा 1, तो डीएल क्रॉस आ गया हमारा 1। समझ में आई बात। अब अगर डीएल क्रॉस आई आर हो गया अपना, तो अपने को पता है खाली क्या चाहिए, हमको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन चाहिए। नॉर्मल राइट हैंड रूल से नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड रूल से ना आके उसको ऐसे कर देंगे, ये करंट बाहर, इसके परपेंडिकुलर हमारा पोजीशन वेक्टर, और उसके परपेंडिकुलर आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। समझ में आई बात, समझ में बराबर, ऐसे है ना। तो ये हो गया आपका dB, और dB आ गया, इसको रिजॉल्व कर लो, dB sin थीटा dB cos थीटा में, और स्मॉल r की वैल्यू निकाल लो। ये एंगल थीटा ले लो, थीटा से ये सब किया, और ये थीटा की वैल्यू, ये थीटा क्या है, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे सॉल्व कर लिया उसको, इसको साइड में रख लो। जब रिजॉल्व करोगे dB sin थीटा कट जाएगा, dB cos थीटा, ये dB cos थीटा की वैल्यू हमने cos थीटा की वैल्यू यहाँ रख ली। अब dB cos थीटा टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन होता है, इसको पता कर लो। समझ में आई बात, आई होप सबको समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 मार्क के लिए आएगा। ठीक, थैंक यू।